एक शाही इतिहासकार होने के नाते मैं आपको उस कहानी में ले चलता हूँ जो पत्थरों पर नहीं बल्कि तलवारों और खून से लिखी गई है। जी हाँ, ये कहानी है दिल्ली के उस सिंहासन की। ये कहानी है दिल्ली के उस तख्त की जिसके लिए, जैसा कि इतिहास के पन्नों में लिखा है, बेटों ने अपने ही बाप का कत्ल कर दिया, राजाओं ने अपनी ही खून से हाथ रंग लिए और बाहरी हमलावरों ने बार बार हिंदुस्तान पर हमला किया। सोचिए, सदियों तक ये सिंहासन सत्ता का वो केंद्र बना रहा जिसके लिए न जाने कितनी जानें कुर्बान हो गईं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, आखिर दिल्ली ही क्यों? क्या खास था दिल्ली में? क्यों हर कोई इसी एक तख्त के पीछे इस कदर दीवाना था? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए चलिए इतिहास के पन्नों को जरा पलटते हैं। तो इस कहानी की जड़ें हमें उस दौर में ले जाती हैं जब ये तख्त लड़ाइयों की आग में गढ़ा जा रहा था, जब इसकी नींव खून और फौलाद से रखी जा रही थी। ये बात है साल 1191 की। भारत पर महान योद्धा पृथ्वीराज चौहान का राज था। तभी अफगानिस्तान से मोहम्मद गोरी नाम का एक शासक दिल्ली पर हमला कर देता है, लेकिन पृथ्वीराज चौहान उसे ऐसी करारी हार देते हैं कि उसे वापस भागना पड़ता है। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। ठीक एक साल बाद 1192 में गोरी दोगुनी ताकत से वापस लौटता है और इस बार तराइन की दूसरी लड़ाई में पासा पूरी तरह पलट जाता है और गोरी दिल्ली जीत लेता है। गोरी की ये जीत भारत के इतिहास में एक बिल्कुल नया और सच कहूँ तो एक बहुत ही हैरान करने वाला अध्याय शुरू करती है, गुलाम वंश, या जिसे मामलुक वंश भी कहते हैं। सोचिए जरा, एक ऐसा राजवंश जिसकी नींव रखने वाले शासक कभी खुद गुलाम हुआ करते थे। 1206 में जब मोहम्मद गौरी की मौत हुई तो सत्ता उसकी ही एक गुलाम के हाथ में आ गई, कुतुबुद्दीन ऐबक। मतलब एक गुलाम से दिल्ली का पहला सुल्तान बनने तक का सफर। उसी ने दिल्ली की मशहूर पहचान कुतुब मीनार का काम शुरू करवाया था, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। उसका शासन बहुत छोटा रहा और कुछ ही साल बाद एक हादसे में उसकी मौत हो गई। ऐबक की अचानक मौत के बाद ये नई नई बनी दिल्ली सल्तनत अपने पहले बड़े इम्तिहान का सामना कर रही थी। अब सवाल ये था कि क्या ये सल्तनत टिक पाएगी या ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगी। और इस मुश्किल घड़ी में सल्तनत को संभाला इल्तुतमिश ने, जिसे मैं तो सल्तनत का असली निर्माता मानता हूँ। उसने राजधानी लाहौर से दिल्ली शिफ्ट की और उस दौर के सबसे खूंखार हमलावर चंगेज खां तक को भारत की सरहदों से दूर रखने में कामयाब रहा। इल्तुतमिश के बाद दिल्ली के तख्त पर एक ऐसा नाम आया जिसे इतिहास कभी नहीं भुला पाएगा। एक ऐसी शासक जिसने सारी परंपराओं को चुनौती दे दी, लेकिन जिसकी कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। वो थी रज़िया सुल्ताना, दिल्ली की पहली और आखिरी महिला शासक। साल 1236 में वो तख्त पर बैठी, लेकिन उस जमाने का समाज और दरबारी एक औरत को हुक्मरान के तौर पर बर्दाश्त नहीं कर सके और सिर्फ 4 साल के अंदर 1240 में उन्हें सत्ता से हटाकर मार दिया गया। रज़िया के बाद का जो दौर था वो सल्तनत को एक तरफ तो ताकत की बुलंदी पर ले गया और दूसरी तरफ उसे पागलपन की ऐसी गहराइयों में भी ले गया जिसने आखिर में उसे कमजोर कर दिया। इस दौर का सबसे बड़ा नाम था अलाउद्दीन खिलजी, एक शानदार रणनीतिकार लेकिन उतना ही बेरहम शासक। उसकी फौजों ने उत्तर से लेकर दक्षिण तक मानो पूरे हिंदुस्तान को रौंद डाला और सल्तनत के खजाने भर दिए। साम्राज्य की सीमाएं इतनी फैली जितनी पहले कभी नहीं थीं। और इसी लूट के बीच वारंगल से उसके जनरल मलिक काफूर के हाथ एक ऐसा खजाना लगा जो आज भी दुनिया भर में मशहूर है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ कोहिनूर हीरे की। यहीं से इस हीरे की खून से सनी कहानी शुरू होती है और इसकी पहली मंजिल बनता है दिल्ली का यही तख्त। खिलजी के बाद तख्त पर एक ऐसा सुल्तान बैठा जिसे इतिहास का सबसे सनकी सुल्तान भी कहा जाता है, मोहम्मद बिन तुगलक। उसके फैसले इतने अजीबोगरीब थे कि उन्होंने सल्तनत की नींव ही हिलाकर रख दी। जरा उसके कुछ फैसले तो सुनिए। एक दिन फरमान जारी कर दिया कि पूरी की पूरी राजधानी दिल्ली से सैकड़ों मील दूर दौलताबाद शिफ्ट होगी। फिर एक और कमाल का फैसला लिया, चांदी के सिक्कों की कीमत के बराबर तांबे के सिक्के जारी कर दिए। नतीजा जाहिर है, पूरी अर्थव्यवस्था बैठ गई, हर तरफ अफरा तफरी मच गई और साम्राज्य बर्बादी की कगार पर पहुंच गया। तुगलक की इन गलतियों ने सल्तनत को अंदर से बिल्कुल खोखला कर दिया था और अब दिल्ली की इस कहानी का सबसे खौफनाक पन्ना खुलने वाला था, जो हमें हमारे असली सवाल का जवाब भी देगा।
साल था 1398, एक ऐसा साल जो दिल्ली के इतिहास पर एक कभी न मिटने वाला जख्म छोड़ गया। कमजोर हो चुकी सल्तनत पर तैमूर का हमला कहर बनकर टूटा। उसने दिल्ली में जो तबाही मचाई, उसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। सिर्फ 5 दिनों के अंदर लाखों लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया और दिल्ली शहर को पूरी तरह नेस्त नाबूद कर दिया गया। इतनी तबाही, इतना खून खराबा, तो हम फिर से घूम फिर कर उसी एक सवाल पर आ जाते हैं, आखिर इस दिल्ली में ऐसा क्या था, क्यों? और इसका जवाब असल में हमेशा से हमारे सामने ही था। दिल्ली सिर्फ एक शहर नहीं थी, ये इस पूरे उपमहाद्वीप का दिल थी, सबसे बड़ा व्यापारिक अड्डा, सियासत और ताकत का सबसे बड़ा केंद्र। सीधी सी बात ये थी कि जिसने दिल्ली को जीत लिया, समझो उसने पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा कर लिया। यही दिल्ली का असली खजाना था, जिसके लिए इतना खून बहा। तो दिल्ली का तख्त खून से जरूर सना था, लेकिन ये हमेशा से ताकत का सबसे बड़ा केंद्र भी था। और ये कहानी, जिसका मैं सालों से अध्ययन कर रहा हूँ, हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि एक साम्राज्य को बनाने और उसे कायम रखने की असली कीमत आखिर क्या होती है।